Okay, students, welcome to this webinar on the topic decoding cryptocurrency with a focus on Bitcoin and Dogecoin. तो आज हम जो एक बहुत हॉट टॉपिक आजकल का चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, कुछ उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. You might find this topic a very complex concept when you read about this topic through internet. This might be a complex topic for you, or it might be an interesting and a very futuristic thing for all of you. So I'll try to decode, and I'll try to make you understand what is cryptocurrency in the most easiest language that I can try. बाकी ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए इनिशियल लेवल पे इसको समझने में, बट ये इंटरेस्टिंग तो है, इतना कह सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय क्रिप्टो करेंसी? इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज मेंट बाय क्रिप्टो करेंसी, सो करेंसी वी डू नो दैट एनीथिंग दैट वी यूज एज एन एक्सचेंज that is called as currency. But what is cryptocurrency now? Now, the term cryptocurrency is based on a term called as crypto. The term is crypto, and the process of cryptocurrency, the concept of cryptocurrency is based on a technology that is called as cryptography. The whole technology is called as cryptography. So, first of all, what is meant by cryptography? So the term cryptography has roots with communication. तो जैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो क्रिप्टोग्राफी का रिलेशन जो है कम्युनिकेशन से है. जैसे कि देखिए, जरा एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर. सो फॉर एग्जांपल, देयर आर टू पर्सन, बॉब एंड एलिस. सो नाउ बॉब वांट टू सेंड अ मैसेज टू एलिस, बट ही हैज अ फियर दैट द मैसेज कैन बी लीक्ड. जैसे आप अपना व्हाट्सएप खोल के देखिए ना, तो वहां पे प्राइवेसी खोल के देखिए, तो वहां पे आता है योर मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड. उसका क्या मतलब है कि आपने मैसेज भेजा और दूसरी तरफ मैसेज पहुंचा, उस प्रोसेस के बीच में आपके मैसेज को कोई और नहीं पढ़ सकता. उस प्रोसेस के बीच में आपके मैसेज को कोई और नहीं पढ़ सकता. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंक्रिप्शन. तो ये इंक्रिप्शन काम कैसे करता है, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देखिए. फॉर एग्जांपल, बॉब वांट टू सेंड अ मैसेज टू एलिस, और उसे डर है कि वो मैसेज कहीं लीक ना हो जाए, तो इसलिए उसने पहले मैसेज को इनक्रिप्ट करा कोडेड फॉर्म, कोड्स की फॉर्म. वो मैसेज एलिस तक पहुंचा, एलिस ने उसे फिर डिक्रिप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, मतलब कोड से दोबारा उसे मैसेज बना. अब ये इंक्रिप्शन के लिए जो बॉब है, उसे एक पब्लिक की चाहिए. अब ये पब्लिक की क्या होती है? पब्लिक की इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड. उसके पास वो पासवर्ड होगा तभी वो उसको इंक्रिप्ट कर पाएगा. और एलिस को अपनी पर्सनल की चाहिए, पर्सनल की उसके पासवर्ड की तरह काम करे. तो अगर बॉब के पास पब्लिक की होगी और एलिस के पास पर्सनल की होगी, तभी ये पूरी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रोसेस चल पाएगी. व्हाट्सएप पे भी ऐसा ही होता है. जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हैं, पहले वो कोड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर कोड्स की फॉर्म में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, और जैसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, व्हाट्सएप उसे ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट कर देता है. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी. तो क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, फिजिकली क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो भी इसी बेसिस पे काम करती है, जिसमें एक तरफ से हम जो क्रिप्टो करेंसी है जब किसी को भेज रहे हैं, तो क्या होता है? असल में कुछ नहीं जा रहा, जस्ट एक कोड जा रहा है जो क्रिप्टोग्राफी यानी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है. तो इसको और समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं.
तो बेटा याद रखना, जो ये क्रिप्टो करेंसी है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं तुम्हें ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और फ्यूचर में आने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे सामने ये हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट इज ब्लॉकचेन। तो बात करेंगे ब्लॉकचेन, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का सारा बेस ही ब्लॉकचेन है। ओके, सो अब इससे क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें पता चला होगा, बट इसको अच्छे से समझने के लिए, और खासकर ये बिटकॉइन क्या है, ये डॉजे कॉइन क्या है, या ये एथरन लिथरन क्या है, ये कौन से कॉइन्स हैं जो चल रहे हैं आजकल और ये कैसे काम करते हैं, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो ये हमारे दो बच्चे हैं, इनका नाम है राधे और ज्योति। तो राधे स्कूल जाता है और राधे का मन करता है कि वो स्कूल कैंटीन से जो है बर्गर जो है वो खरीदे। तो राधे देखता है कि उस बर्गर का प्राइस है 50 रुपए, पर राधे जब अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसके पास होते हैं सिर्फ 30 रुपए। अब 20 रुपए कम है, सो राधे ज्योति से 20 रुपए डिमांड करता है। वो कहता है अगर आपके पास 20 रुपए है तो मुझे दे दीजिए। ज्योति उसे राधे को 20 रुपए दे देती है। अब ज्योति राधे से पूछती है आप इसे वापस कैसे करेंगे? तो राधे says that I can give you a piece of that burger. Jyoti says no, I don't need a burger. I need my money back. तो राधे कहता अभी तो दे नहीं सकता, तो क्या करें? राधे क्या करता है, राधे ज्योति को एक कागज के ऊपर लिख देता है कि ये जो 20 रुपए हैं मैंने ज्योति को वापस करने हैं, मैंने ये 20 रुपए ज्योति को वापस करने हैं, और वो कागज पे लिखकर ज्योति को दे देता है। अब यहां तक हमें क्या सीखने को मिला? That a transaction is being taking place between the mutual trust of two persons, that is राधे and ज्योति। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने को मिली, वो कागज की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये हो सकता है कि ज्योति कल को मार्केट में जाए और उस कागज को देखकर कोई चीज खरीद ले? नहीं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज। द टू पार्टीज आर राधे एंड ज्योति। पर अभी यहाँ पे राधे को भी डर लगने लग गया। वो कहता है कल को अगर ज्योति ने 20 रुपए के 50 रुपए लिख लिए, मुझे तो 50 रुपए देने पड़ेंगे, और वो प्रिंसिपल के पास भी नहीं जा सकता। क्या कहेगा प्रिंसिपल को कि ऐसी ट्रांजैक्शन हुई थी? प्रिंसिपल का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें, टीचर्स का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो सकता है इस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए? इस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए क्या हो सकता है कि अगर वो स्लिप जिसके ऊपर इन्होंने लिखा था, अगर वो दोनों के पास हो, राधे के पास भी और ज्योति के पास भी, जिसपे लिखा हो कि राधे ने ज्योति को 20 रुपए देने हैं, अगर वो स्लिप दोनों के पास हो, तो इन दोनों के पास उस चीज का रिकॉर्ड है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो दोनों के बीच में हुई। बेटा दिस इज सम लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। दिस इज सम लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन सिस्टम कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। अंडर ब्लॉकचेन सिस्टम there is nothing virtually or physically any presence of cryptocurrency. So blockchain में क्या हो रहा है? For example, दीक्षांत जो है वो मेरे से कुछ बिटकॉइन खरीदता है, ठीक है? दीक्षांत मेरे से कुछ बिटकॉइन जो है वो बाय करता है, खरीदता है या लेता है, मैं इसे कुछ बिटकॉइन भेजता हूं। तो दीक्षांत के रिकॉर्ड में ये लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे 10 बिटकॉइन देता हूं तो उसके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि दीक्षांत के पास 10 बिटकॉइन आए। असल में मैंने कुछ नहीं दिया दीक्षांत को, फिजिकली मैंने कुछ नहीं दिया दीक्षांत को, सिर्फ जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन एक बेटा लेजर की तरह काम करता है, एक अकाउंट की तरह काम करता है, जिसमें ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होती जाती है। तो जैसे एक लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, वैसे ही दीक्षांत के अकाउंट में हो गया +10।
अब मान लीजिए दीक्षांत वो बिटकॉइन रोहित को देना चाहता है, उसमें से 5, ठीक है। दीक्षांत उसमें से 5 बिटकॉइन जो है वो रोहित को देना चाहता है, ठीक है। तो ये सिंपली जब पे का बटन दबाएगा तो दीक्षांत के अकाउंट में से 5 बिटकॉइन कम हो जाएंगे और रोहित के अकाउंट में 5 बिटकॉइन आ जाएंगे। तो असल में जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है ब्लॉकचेन का, इसमें असल में कोई चीज ट्रांजैक्ट नहीं होती। इसमें क्या होता है, सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। तो मतलब असल में कोई चीज, बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, असल में कोई चीज ट्रांसफर नहीं होगी, ना मैं दीक्षांत को कुछ दूंगा ना दीक्षांत आगे रोहित को कुछ देगा। असल में कुछ नहीं होगा ट्रांजैक्ट। सिर्फ जो हमारा रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के ऊपर ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि दीक्षांत ने रोहित को 5 बिटकॉइन दिए, तो 5 बिटकॉइन रोहित के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और दीक्षांत के अकाउंट से 5 बिटकॉइन माइनस हो जाएंगे। असल में कुछ नहीं आ रहा जा। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, तो असल में कुछ नहीं आ रहा जा रहा, तो ये काम कैसे कर रहा है और ये ब्लॉकचेन है क्या असल में। बेटा इंटरनेट क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं, इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जहां पे इंफॉर्मेशन भी हम डाल रहे हैं और इंफॉर्मेशन को यूज भी हम कर रहे हैं। ऐसे ही ब्लॉक चेन इज कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। एज यू कैन सी दिस डायग्राम, इट इज कनेक्शन ऑफ नोड्स। कंप्यूटर्स को हम नोड्स कहते हैं। तो इट इज कनेक्शन ऑफ नोड्स in which all the transactions of the cryptocurrencies are going on, but there is in reality there is nothing like bitcoin, there is nothing like cryptocurrency। असल में फिजिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वर्चुअल वैल्यू है, ठीक है। जैसे आप कोई गेम खेले इंटरनेट पे तो वो वर्चुअल है, उसकी असल में कोई व्यक्ति अगर मान लो गेम में भाग रहा है तो असल में कोई नहीं भाग रहा, बट वर्चुअली वो सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे ही बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है, वो एक वर्चुअल करेंसी है। असल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सब वर्चुअल बेसिस पे हो रही है, ठीक है। कुछ और चीजें आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन के बारे में, ध्यान से देखिएगा जरा। सो ब्लॉकचेन इज जस्ट लाइक अ डाटाबेस। डाटाबेस का क्या मतलब होता है, एक लेजर जहां पे सिर्फ डाटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ब्लॉकचेन दुनिया का सबसे बड़ा डाटाबेस है जहां पे जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो रिकॉर्ड होती है। जैसे ही एक ब्लॉक जो है वो पूरा हो जाता है, वैसे ही नया ब्लॉक जो है वो शुरू हो जाएगा। मतलब एक ब्लॉक फिल हो गया ट्रांजैक्शन से, उसके बाद नया ब्लॉक शुरू हो जाएगा, ऐसे ब्लॉक बनते जाएंगे, ठीक है। इस सिस्टम को कहा जाता है ब्लॉकचेन। मैं अलग से एक कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की, बट आप जरूर पढ़िए ब्लॉकचेन के बारे में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी इज फुली डिसेंट्रलाइज्ड। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हु प्रिंट्स करेंसी इन इंडिया। इंडिया में करेंसी कौन प्रिंट करता है, बताइए। आरबीआई। हु प्रिंट्स करेंसी इन इंडिया, यस, आरबीआई प्रिंट्स करेंसी इन इंडिया। ये हम जानते हैं कि इंडिया में आरबीआई जो है वो करेंसी प्रिंट करता है, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा एक एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में जो मनी है उसे रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है आरबीआई। इंडिया में मनी को रेगुलेट करती है आरबीआई। जो भी मॉनेटरी सिस्टम है वो पूरा आरबीआई के अंडर है। पर बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसे कोई भी रेगुलेट नहीं करता। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे, देखिए जरा। अब अगर हम ये ओटीटी एप्लीकेशंस की बात करें, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, amazon है, इनकी बात करें, या यूट्यूब भी आप इसमें ले सकते हैं। एक तरफ ये है और एक तरफ हमारे पास टेलीविजन नेटवर्क है। अब मैं टेलीविजन की बात करूं तो टेलीविजन के ऊपर अगर हम देखें, टीवी के ऊपर जो सीरियल्स देखते हैं, पहले तो प्रोड्यूसर्स के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोड्यूसर्स की रेगुलेशंस है। उसके बाद चैनल की रेगुलेशंस हैं,
उसके बाद ऑपरेटर की रेगुलेशंस हैं, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग हमारा मिनिस्ट्री है उसकी रेगुलेशंस हैं, और ये सारी रेगुलेशंस खत्म होने के बाद कंट्री के अपने कानून हैं। बट यूट्यूब के ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, उसके अपने हैं बट उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं। इसी वजह से कोई भी कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डाल सकता है, क्योंकि उसके कोई रेगुलेशंस नहीं। पर टीवी के ऊपर ऐसा नहीं है, उसकी कुछ सेट रेगुलेशंस है। अब ध्यान से जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के केस में भी कोई रेगुलेशंस नहीं है। पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दूसरी तरफ हमारे पास आम करेंसी है जो हम यूज करते हैं, उसके ऊपर आरबीआई की रेगुलेशंस। आरबीआई अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट कर सकता है, बट क्रिप्टो करेंसी को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो प्योरली मार्केट के हिसाब से काम करती है। और चीजें समझेंगे इसके बारे में, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब ये था ब्लॉकचेन क्या होता है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम यहां से शुरू होएगा। यहां तक थोड़ा सा टिपिकल और कॉम्प्लेक्स काम था हमारा, यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा इसका। दूसरी, बेटा मैं हमेशा सोचता था ये गोल्ड इतना महंगा क्यों है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई जो है लिमिटेड है। गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। अब गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, इसी वजह से गोल्ड एक रेयर मेटल है। जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस जो हैं, गोल्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, वैसे ही गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे गोल्ड की डिमांड ऊपर जाएगी, गोल्ड के प्राइस भी ऊपर जाएंगे। वैसे ही होता है क्रिप्टो करेंसी के साथ। क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टो करेंसी की जो प्रोटोकॉल है उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई कितनी होगी। जैसे कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन की सप्लाई जो है लिमिटेड है, वो है 21 मिलियन। मतलब 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी माइन नहीं हो सकते। अब ये बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है। बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है 21 मिलियन। अभी तक जो सर्कुलेशन में बिटकॉइंस हैं उनका नंबर है 18.6 मिलियन। 18.6 मिलियन बिटकॉइंस जो हैं वो सर्कुलेशन में है। पर दुनिया में आगे जाने वाले फ्यूचर में भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इसकी एक सर्कुलेशन लिमिट है, में इससे क्या ज्यादा सर? बिटकॉइन आपको मैं सर बताऊंगा। सर्कुलेशन। बेटा मैंने आपको कहा है, आप प्लीज बेटा सुनिए। आपको अगर कोई डाउट होता है तो चैट बॉक्स में जाके पेस्ट करिए प्लीज, बीच में प्लीज ना किए। सर्कुलेशन का मतलब है जितने बिटकॉइन यूज हो रहे हैं उसका नंबर, जैसे जितनी करेंसी यूज हो रही है उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। ऐसे ही बिटकॉइन की सप्लाई अभी है 18 मिलियन, 18.6 मिलियन। उतने ही बिटकॉइन बेचे या खरीदे जा सकते हैं। टोटल 21 मिलियन होगी। वो धीरे धीरे जो सप्लाई बढ़ती जाएगी वो मैं बताऊंगा सप्लाई कैसे होती है बिटकॉइन की, बट वो लिमिटेड है 21 मिलियन। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। हर एक क्रिप्टो करेंसी का ये फीचर होता है कि वो एक लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल होती है। उससे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो सकती। तो इसी वजह से क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है तो क्रिप्टो करेंसी रेयर हो जाती है। तो उसका क्या फायदा होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे इन क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बढ़ती है, इनका प्राइस भी बढ़ता है। और जैसे जैसे इनकी डिमांड कम हो जाती है, इनका प्राइस भी कम हो जाता है। तभी सोचिए कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है। उसका बेसिक रीजन यही है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये सेशन इंपॉर्टेंट है बट उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में, आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर्स में, डिवेंचर्स में, एफडी में, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं रिस्क के हिसाब से देखूँ ना,
तो सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो करेंसी में होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो करेंसी को इफेक्ट करते हैं, और उसमें क्रिप्टो करेंसी को मैं सबसे ऊपर रखूंगा क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। तो इस सेमिनार या इस वेबिनार के बेसिस पे ये ना सोचिएगा कि अब हम तैयार हैं और हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, so always invest after proper research, okay, and do not invest before you are ready to enter the market and to take the risk, ठीक है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी ना एक तरह का रॉकेट है, तो रॉकेट जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी वो रॉकेट नीचे भी आएगा, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट हमने कर लिया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, अब ना एक दिक्कत है जो सभी लोगों को महसूस होती है, वो है प्रिवेसी। अब देखिए कंप्यूटर पे जो भी चीज है हमें पता है वो हैक हो सकती है, तो लोगों को एक डर है कि क्या बिटकॉइन जो हम खरीदेंगे कल को वो हैक हो जाए तो हमारा पैसा तो खराब हो जाएगा। अब बेटे ध्यान दीजिएगा, जो क्रिप्टो करेंसी है उसका, खासकर अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, उसका जो पासवर्ड है, जो हम जिसे पर्सनल की कहते हैं, सॉरी प्राइवेट की कहते हैं, दैट इज 256 बिट नंबर। यानी अगर मैं जर्नल सेंस में बात करूं तो उसका जो पासवर्ड होता है वो 64 डिजिट्स का होता है। अब अगर 64 डिजिट्स की बात करें, वो भी अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब उसमें नंबर्स भी आएंगे 0 to 9 और अल्फाबेट्स भी आएंगे A to F। अब देखिए कंप्यूटर को 8 डिजिट का पासवर्ड क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगता है, हम मानते हैं, बट 64 डिजिट के पासवर्ड में कितनी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन बन सकती हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो मतलब 64 डिजिट के पासवर्ड को हैक करना अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ फ्यूचर में जाके हो जाए तो हम कह नहीं सकते, अभी के लिए तो ये जस्ट लाइक इम्पॉसिबल है इसे हैक करना। अब बच्चे हम मेरे से पूछते हैं सर ये बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कैसे डिटरमिन होता है। तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, डिमांड और सप्लाई का। अब देखिए सप्लाई तो लिमिटेड है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो जैसे करेंसी की वैल्यू जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई डिसाइड करती है, पर बिटकॉइन की वैल्यू कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या एजेंसी डिसाइड नहीं करती, क्योंकि उसे कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, वो लोगों के ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। इसी वजह से जो है इसका प्राइस डिटरमिन होता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होता जाएगा। और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये डाटा माइनिंग क्या है, या ये बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, ये बिटकॉइन कैसे माइन किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ फिजिकल नहीं होगा, सब कुछ जो है वो आपके कंप्यूटर पे ही होगा। तो मान लीजिए आपकी एक क्लास है और क्लास में आपको एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए, एक बहुत मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए। जो भी बच्चा उसे सबसे पहले सॉल्व करेगा उसे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ बिटकॉइन मिलेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है बेटा डाटा माइनिंग का या बिटकॉइन माइनिंग का। इसमें क्या है, जो हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम है वो हर 10 मिनट में एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो जनरेट करता है। जो भी नॉड यानी जो भी कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उसे उसके बदले में जो है कुछ बिटकॉइन जो है मिलते हैं, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बिटकॉइन माइनिंग। मतलब आपने क्या करना है, आपने आपने तो कुछ नहीं करना, ऑब्वियसली ह्यूमन डजंट हैव कैपेसिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो वहां पे कंप्यूटर काम करेंगे। तो कंप्यूटर क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करेंगे, और जो कंप्यूटर उसे सबसे पहले सॉल्व करेगा उसे बिटकॉइन मिल जाएंगे। ऐसे ही जो है, अब मैंने आपको बताया कि 18 मिलियन
बिटकॉइन सर्कुलेशन में है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वो कैसे बढ़ रहे हैं? जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है उस बंदे के पास या उस कंप्यूटर के पास कुछ बिटकॉइन आ जाते हैं। तो 21 मिलियन में से कुछ बिटकॉइन ऐसे आते जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि 2040 तक हम सारे बिटकॉइन माइन ही कर पाएंगे। इतना टाइम लगेगा हमें, मतलब अगले 20 साल तक तो हम बिटकॉइन माइन करते ही रहेंगे। तब तक सारे बिटकॉइन सर्कुलेशन में यानी सप्लाई में नहीं आएंगे। आप और इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इंटरनेट पे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट इज बिटकॉइन माइनिंग। मैं और मुश्किल नहीं करता आपके लिए कॉन्सेप्ट को, और हम कुछ इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस था, मैंने जैसे आपको बताया, अभी तक मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लेन की। शायद आपको थोड़ी थोड़ी क्रिप्टो करेंसी समझ में आई होगी, वो कैसे काम करती है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी, है भी, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू की जो क्रिप्टो करेंसी है दुनिया की वो है आज में बिटकॉइन। सबसे पहले 2008 में bitcoin.org नाम की एक वेबसाइट इंटरनेट पे रजिस्टर्ड हुई, ठीक है। और सबसे पहले जो बिटकॉइन सर्कुलेशन में आए वो साल था बेटा 2009। तो ये कहा जा सकता है कि बिटकॉइन की शुरुआत हुई 2009 में। पहली चीज ये कहा जाता है कि इसको एक जापानीज पर्सन ने, जिसका नाम था सातोशी नाकामोटो, उस व्यक्ति ने इसको शुरू किया, पर ये अभी तक प्रूव्ड नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चल जाए कि क्या सच में इस व्यक्ति ने जो है बिटकॉइन को इन्वेंट किया, या इसकी जगह पे कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बिटकॉइन को इन्वेंट किया। इसका अगर आप पेपर देखेंगे, जिस पेपर में इसने बिटकॉइन के बारे में बताया है, उस पेपर में भी सिर्फ इसका नाम नहीं लिखा, उसमें वी वर्ड यूज हुआ है। अब जब वी वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब एक सिंगल पर्सन तो है नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन है। तो ये बहुत सारे रूमर्स हैं कि इस व्यक्ति ने बिटकॉइन को शुरू नहीं किया, बिटकॉइन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो अब तक हमें ये श्योर नहीं है कि बिटकॉइन को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि बिटकॉइन को शुरू क्यों किया गया। तो एक 8 पेज का रिसर्च पेपर है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कहा जाता है कि सातोशी नाकामोटो ने लिखा है। उस रिसर्च पेपर में इसने क्या लिखा है कि जो जो ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल अथॉरिटीज हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई है, हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा। 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन हुई, तो हमारी जो फिएट करेंसी थी, जिसे हम 500 के और 1000 के नोट्स थे, वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। तो सातोशी नाकामोटो का क्या कहना है उस रिसर्च पेपर में कि जो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं वो बार बार ऐसा लोगों के साथ करती हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सल करेंसी होना चाहिए जो डेटाबेस पे बेस्ड हो, जिसपे किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल ना हो, जिसे कोई भी यूज कर पाए, और जो करेंसी दुनिया भर में यूज हो पाए। तो ऐसी करेंसी है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और इस क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बच्चों अब हम बात करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप इसका प्राइस देखें, मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है और ये बिटकॉइन के प्राइस को दिखाता है। तो 2012 में एक बिटकॉइन का प्राइस था $10, $10। आज वही बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन का, ये कल का प्राइस है, दैट इज $47,000। 2012 में $10 और अभी 2021 में तो तकरीबन हम कह सकते हैं
9 साल में $10 से प्राइस बढ़ के हो गया है 47,000 यूएस डॉलर। तो इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है बिटकॉइन का। तभी मैं कह रहा हूं बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। और बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो बहुत सारी दुनिया की कंपनीज जो हैं उन्होंने बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना शुरू किया है। अगर आप यूएस जाते हैं तो वहां पे लॉस एंजलिस और जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सिटी है, वहां के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने बिटकॉइन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब आपने वहां पे पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट बिटकॉइन में भी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, सबवे, these companies have started accepting Bitcoin as for their products. Even Tesla is a car making company of USA. They have started accepting Bitcoins. वो भी Bitcoin accept कर रहे हैं। अब इन्होंने पीछे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कहा था कि हम Bitcoin accept करना बंद कर देंगे। उसका भी एक रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आगे चलें। अगर तो ये अगले 2 फैक्ट्स जो हैं मेरे को बहुत अच्छे लगे, सरप्राइजिंग लगे, जो मेरे को नहीं पता था। अब जैसे बेटा इंडियन रुपीस है, तो इंडियन रुपीस का सबसे छोटा यूनिट जो है उसे हम कहते हैं पैसा। जो रुपीस का सबसे छोटा यूनिट है उसे हम कहते हैं पैसा। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर स्टोरेज की बात करें तो सबसे छोटा यूनिट है बिट। बिट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, है ना। तो सबसे छोटा यूनिट है बिट। ऐसे ही अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का सबसे छोटा यूनिट है उसे कहा जाता है सातोशी। सातोशी नाकामोटो के नाम पे ही रखा गया है इसका नाम है सातोशी। 2019 में एक सातोशी की वैल्यू थी 0.0005 यूएस डॉलर। तो इसकी वैल्यू बहुत कम है, एक सातोशी की वैल्यू। ठीक है, तो बिटकॉइन का सबसे छोटा यूनिट जो है उसे कहा जाता है सातोशी, ये याद रखेगा। उसके अलावा आपसे कुछ और फैक्ट्स की बात करूं तो ये जो नेक्स्ट फैक्ट है ये मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को बहुत अजीब फील हुआ। देयर इज अ कंट्री, देयर इज अ माइक्रोनेशन बिटवीन क्रोएशिया एंड सर्बिया। उस माइक्रोनेशन मतलब छोटे से देश का नाम है लिबरलैंड। 2015 में ये देश बना था लिबरलैंड नाम से, और इस कंट्री की ऑफिशियल करेंसी ही बिटकॉइन है। जैसे इंडिया में रुपीस है, जैसे यूएस में डॉलर है, कनाडा में डॉलर है ना। तो हर एक कंट्री की एक ऑफिशियल करेंसी होती है। तो ये जो कंट्री है लिबरलैंड, इस कंट्री की ऑफिशियल करेंसी है बिटकॉइन। दिस वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर मी। ओके, तो आप इससे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की रीच कितनी बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में। आगे अगर बात करें कुछ और फैक्ट्स के बारे में, नेक्स्ट फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन को लेकर। अब मैंने आपसे बात की थी डाटा माइनिंग के बारे में। अब डाटा माइनिंग कोई ह्यूमन तो कर नहीं सकता, उसके लिए आपको कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये परसों की न्यूज थी कि नीदरलैंड में क्या हुआ है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी उनके लोग यूज करते हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन यूज करती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उनकी एक दिन में कंज्यूम हो रही है डाटा माइनिंग के ऊपर। ऐसे ही अगर हम आयरलैंड की एग्जांपल लें तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी उनके लोग कंज्यूम करते हैं उससे कई गुना इलेक्ट्रिसिटी जो है आयरलैंड के लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ डाटा माइनिंग के ऊपर, ताकि वो नए बिटकॉइन जो है वो जनरेट कर पाए। इसीलिए टेस्ला ने बिटकॉइंस को बैन किया था। इसीलिए बैन किया था, उनका रीजन क्या था कि ये जो बिटकॉइन है ये जो है इन्वायरमेंट के को जो है वो लॉस कर रहे हैं, एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि बिटकॉइन का एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या रीजन दिया
कि जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज यूज होती है वो है कोल। कोल को जलाया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज की जाती है नए बिटकॉइन जनरेट करने में, डाटा माइनिंग यानी बिटकॉइन माइनिंग करने में। अब क्योंकि उसे वहां पे यूज किया जा रहा है तो कोल कंजप्शन बढ़ रही है। कोल की वजह से, कोल कंजप्शन की वजह से कार्बन एमिशन जो है वो बढ़ जाता है, और कार्बन की वजह से इन्वायरमेंट जो है उसे नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से उन्होंने बिटकॉइन को बैन कर दिया। और यही रीजन था बेटा कि लास्ट वीक में बिटकॉइन के प्राइसेस 20% गिर गए। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिटकॉइन के प्राइसेस 20% तक गिर गए, सिर्फ एक एलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से। ठीक है ना, तो ये इतना रिस्की है। लास्ट पॉइंट की बात करें, अब ये जो बिटकॉइन का डाटाबेस है जिसे हम ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं, तो दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है दास समिट, जो कि यूएसए के पास है। अब जो दास समिट की स्पीड है काम करने की वो है 122.3 टी फॉप्स, 122.3 टी फॉप्स। जबकि अगर हम बात करें जो ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन सिस्टम है, इसकी स्पीड है 8 करोड़ 7 लाख 4,290 टी फ्लॉप्स। मतलब कई गुना ज्यादा तेज स्पीड है बिटकॉइन की इससे। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो भी इसकी प्रॉब्लम्स को इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसे दुनिया का ब्लॉकचेन सिस्टम को दुनिया का फास्टेस्ट सिस्टम कहा जाता है। इसीलिए अभी तक बिटकॉइन जो है वो सक्सेसफुल है। तो ये था बेटा बिटकॉइन के बारे में। एक और जो क्रिप्टो करेंसी है जो आजकल बहुत फेमस है उसका नाम है डॉजे कॉइन, या उसे डॉगे कॉइन भी कहा जा रहा है, या डॉग कॉइन भी कहा जा रहा है। बहुत फेमस हो रहा है आजकल। उसका रीजन भी बताऊंगा कि ये फेमस क्यों हो रहा है आजकल। उसका एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब बेटा ये डॉज कॉइन कहां से आया था? तो एक डॉज करके या डॉग करके मीम था, उस मीम को क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ दिया गया एज अ जोक। तो डॉज कॉइन या डॉगे कॉइन कुछ नहीं था, ये एक जोक था जो मार्केट में आया। 2 घंटे में इसको बनाया गया और मार्केट में लॉन्च कर दिया गया एज अ जोक। बट इस जोक को अब दुनिया ने इतना सीरियस ले लिया है कि इट इज द 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। ध्यान से देखिएगा आगे। अगर आगे की बात करें हम, तो दिस क्रिप्टो करेंसी डॉजेकॉइन was started by 2 software engineers, Billy Marcus and Jackson Palmer, and it was a joke. It was a joke for the because उस टाइम पे ना क्रिप्टो करेंसी में बहुत स्पेकुलेशन चल रही थी, प्राइसेस बहुत अप जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि यार ऐसे ही बिटकॉइन के प्राइसेस अप जा रहे हैं तो हम अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं सिर्फ जोक के लिए, हमारी करेंसी को कौन खरीदेगा। बट इन्होंने जो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, आज वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। और बच्चों एक अच्छी बात आपको बता दूं, आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, बट द प्रोसेस इज I can say process is a bit complex, but you can also start your cryptocurrency. So ये अप क्यों गई, ये क्रिप्टो करेंसी डॉजे कॉइन अप क्यों गई? तो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है एलॉन मस्क को, द सीईओ ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला। तो इन्होंने कुछ ट्वीट किए। उस ट्वीट में इन्होंने कहा कि हम डॉजे कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज करने वाले हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो डॉजे कॉइन का ब्लॉकचेन है उसे हम अपने जो मार्स मिशन है, जो रॉकेट ये मार्स पर भेजने वाले हैं उसके साथ भेजेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जो ये डॉजे है ये पहला मीम होगा जो स्पेस में जाएगा। अब इतनी कहने की देर थी, लोगों ने डॉजे कॉइन खरीदने शुरू कर दिए और डॉजे कॉइन की प्राइस बढ़ गया। प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई। उसकी डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस भी बढ़ गया।
अब प्राइस कितना बढ़ा वो देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 महीने में बेटा डॉजे कॉइन का प्राइस 7,000 इंक्रीज हो चुका है। डॉजे कॉइन का प्राइस पिछले 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने की बात कर रहा हूं, 7,000% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है अगर आपने मार्च में 1 रुपए के डॉजे कॉइन खरीदे हो तो आज उसका प्राइस 7,000 रुपए होगा। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर जाएगा तो नीचे भी गिरेगा, कभी ना कभी गिरेगा, 100% है। बट स्टिल यू कैन सी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के ट्वीट की वजह से प्राइजेस क्रिप्टो करेंसी के कितने फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आज डॉजे कॉइन की वैल्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा है। हमारा बहुत एक पुराना बैंक है एसबीआई, एसबीआई से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है डॉजे कॉइन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज बन चुका है। अब बेटा इस सेशन के कंक्लूजन में यही बात करना चाहूंगा कि आज तकरीबन सुबह का ये डाटा है दैट देयर आर अराउंड 5,278 क्रिप्टो करेंसीज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब उनमें से कितनी करेंसीज क्रिप्टो करेंसी सक्सेसफुल होंगी और कितनी क्रिप्टो करेंसीज फेल होंगी ये तो फ्यूचर ही बताएगा। पर अभी जो आने वाला टाइम है, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा, बट वर्चुअल करेंसी जो है वो फ्यूचर होने वाला है। हमने शुरू किया था बार्टर सिस्टम से, उसके बाद हमारे पास मेटल करेंसी आई, पेपर करेंसी आई, प्लास्टिक करेंसी आई, प्लास्टिक करेंसी के बाद हमारे पास जो बैंकिंग करेंसी की हम बात करते हैं वो आई। पर आज जो टाइम है वो वर्चुअल करेंसी का है और फ्यूचर में हो सकता है कि पेपर करेंसी या प्लास्टिक करेंसी या मेटल करेंसी पूरी तरह से बंद हो जाए और सिर्फ दुनिया में आपको वर्चुअल करेंसी ही देखने को मिले। इसमें क्रिप्टो करेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है फ्यूचर में, इसीलिए आपको क्रिप्टो करेंसी के कुछ बेसिक्स जो हैं वो पता होने चाहिए। पर इसके बारे में भी दो व्यूज हैं। जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक बबल है, वो एक बबल की तरह है, वो फट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। दूसरी तरफ बिल गेट्स, one of the prominent investor of the world, he says that Bitcoin is going to be one of the most influential technology of the world. तो दोनों तरह के व्यूज हैं बिटकॉइन के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा, बिटकॉइन को इसीलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि कई इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी इसको यूज किया जाने लगा, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, टेरर एक्टिविटीज के लिए। इवन लास्ट ईयर का केस है कि बैंगलोर में किडनैपिंग हुई और किडनैपर ने पैसे नहीं मांगे, बिटकॉइन मांगे। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत प्रमोट हो गई हैं, चाहे वो हवाला हो, चाहे वो ब्लैक मनी हो। लोग अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए बिटकॉइन यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई हैं। बट स्टिल क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग इन द फ्यूचर। तो लास्ट में यही चीज आपको कहना चाहूंगा बच्चों कि इस सेमिनार के बेसिस पे प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिएगा कहीं पे, पहले मार्केट को सीखिएगा और रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपको कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ आया होगा। ठीक है, अब अगर